नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जहाँ पे हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी एनालिसिस देखते हैं। जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका करंट अफेयर की प्रिपरेशन अच्छे से हो, इस हेतु से हम डेली बेस पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, उसकी डिस्कशन डिटेल में करते हैं, ताकि काफ़ी कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देख सकें। और जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए, यदि आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, आप हमारी टेलीग्राम चैनल आईएएस लाइफस्टाइल के टॉप पे दी गई लिंक को फॉलो करके डेली बेस पे द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और अच्छे से समझने के लिए आप डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर भी देख सकते हैं, जिसमें हम जो एग्जाम से जुड़े टॉपिक है और कॉन्क्रीट आर्ग्यूमेंट है, उसकी डिस्कशन डिटेल में करते हैं। और यदि आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.islifestyle.com की भी मुलाकात ले सकते हैं। तो आज के द हिंदू एनालिसिस में डिस्कस करते हैं डिटेल। तो सबसे पहला है अफगान पीस टॉक पे, ठीक है। तो इसकी हमने काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। मैं इसमें जो बाकी के पॉइंट है, ठीक है, वही आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि जो बच्चे रेगुलर डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए थोड़ा रिवीजन हो जाए और नए बच्चे को कुछ इन्फॉर्मेशन आए हम बात किस बारे में कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट डेली बेस पे करंट अफेयर लेक्चर देख रहे हैं, वो अपनी अटेंडेंस जरूर से दीजिए, अपना नाम या एरिया का नाम और थैंक यू लिख के आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि पता चले रेगुलर बेस पे कितने स्टूडेंट हैं जो करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ें पता है उसकी डिस्कशन कर ले, कि अभी अफगानिस्तान में दो गवर्नमेंट ऑलरेडी रूल कर रही है। दो गवर्नमेंट तो नहीं कह सकते, एक है अफगानिस्तान गवर्नमेंट और दूसरे है तालिबान, जो कि वहाँ पे रूल करते हैं। और इसमें तीसरा एक नाम आता है, वो है अमेरिकन सोल्जर का, ठीक है, अमेरिकन ट्रूप्स का, जो वहाँ पे रह के अफगानिस्तान में शांति बनाए रखते थे, ठीक है। अभी वो वहाँ से जा रहे हैं। तो यूएस क्या दिखाना चाह रहा है कि भाई जब हमारे सोल्जर आए, ठीक है, उससे पहले की कंडीशन और उसके बाद वो जब थे तब भी शांति रही और उनके जाने के बाद भी शांति रही। तो अमेरिका के द्वारा किया क्या जा रहा है कि वहाँ पे जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है वो और जो तालिबान है, उनकी क्या करवाई जा रही है, आपस में मीटिंग करवाई जा रही है, ठीक है, जिसको इंट्रा अफगान डायलॉग कहा जा रहा है, जो शांति के लिए वार्तालाप हो रही है दोहा में। तो वो हमने देखा था, दोहा में जो बातचीत हो रही है उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन डिस्कस की थी। अभी इस मीटिंग में अमेरिका ने इंडिया को भी आमंत्रित किया था शांति टॉक। तो इंडिया ने भी जो अपना पक्ष रखा है वो है अफगान लीड, ठीक है, अफगान ओवर अफगान कंट्रोल रिकाउंसिलेशन, ठीक है, यानी अफगानिस्तान में अफगानिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा रूल हो, ऐसा इंडिया चाहता है। तो अभी यहाँ पे जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन, और आपको ध्यान से सुनना होगा, ठीक है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए, तो वो भी मैं बताते बताते आपको बताऊंगा। तो ये जो वार्तालाप हुई, ठीक है, अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान में, तो तालिबानों ने एक शर्त रखी कि आप हमारे जो भी सोल्जर है, ठीक है, यानी हमारे जो भी तालिबान के जो है प्रिजनर, ठीक है, उसको आज़ाद कर दो। तो 5,000 तालिबान को आज़ाद करना है अफगानिस्तान गवर्नमेंट को। सेम अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने बोला है कि आप हमारे 1,000 सोल्जर है, उनको भी आज़ाद कर लो। तो ये दोनों बातों पे क्या हुए, दोनों सहमत हुए। दूसरा कि तालिबान है वो अपना डोमिनेंस बढ़ाता ही जा रहा है, ठीक है, अपना वर्चस्व बढ़ाता ही जा रहा है, अपना एरिया बढ़ाता ही जा रहा है। वो खुद चाहता है कि अफगानिस्तान पे वो खुद रूल करे, ठीक है, और ऐसा, और अभी उसको काउंटर करने के लिए कोई तैयार भी नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं चाहता है कि तालिबान पूरे अफगानिस्तान पे रूल करे, ठीक है, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए भी कोई बचा नहीं है। दूसरी चीज कि यदि ये जो तालिबान है, ठीक है, उसको अफगानिस्तान में स्टेबलाइज करने वाला कोई कंट्री है तो वो है पाकिस्तान। जब कभी भी पहले, इससे पहले अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान की मीटिंग होती है, तब भी पाकिस्तान प्रेजेंट रहता है। फिर अमेरिका और तालिबान की मीटिंग होती है, तब भी पाकिस्तान प्रेजेंट रहता है। और इस कंडीशन में भी पाकिस्तान प्रेजेंट है, ठीक है। अभी इंडिया को खतरा क्या है कि भाई मान लो ये जो शांति वार्तालाप है, इसमें इंडिया पार्टिसिपेट ना करे, तो अमेरिका के निकलने से वहां पे जो वैक्यूम क्रिएट होगा, ठीक है, वो पूरा पाकिस्तान और चाइना कवर कर लेगा, जिससे क्या होगा,
इंडिया के पाकिस्तान और चाइना वाला एरिया पे तो प्रॉब्लम चल रहा है, और जितना अफगानिस्तान से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो इंडिया के सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए प्रॉब्लम है। तो इंडिया चाहता है कि वहाँ पे जितना जल्दी हो उतना वहाँ की गवर्नमेंट रूल करे, ठीक है। इसके लिए इंडिया के द्वारा काफी सारे कदम उठाए जा रहे हैं। दूसरा कि वहाँ के जो तालिबान है उनके दूसरे भी जो ऐसे ग्रुप है, जैसे अलकायदा हो गया, ठीक है, फिर सेम इस्लामिक स्टेट हो गया, इन सभी के साथ कनेक्शन रहता है। तो इससे क्या होता है, इससे जब कभी भी इंडिया में कोई भी जम्मू कश्मीर वाली जैसी स्थिति होती है, तो वहां से वो क्या कहते हैं, तालिबान जो है, ठीक है, वो माओवादियों को भारत में भेजते हैं, ठीक है। तो ये दिक्कत खड़ी करता है इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी की वजह से। तो ये भी हमने देखा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमने काफी बार डिस्कस की हुई है, ठीक है। जो अमेरिकन सोल्जर जा रहे हैं और अफगानिस्तान शांति की वार्तालाप हो रही, इंडिया को आमंत्रित किया जा रहा है, और इंडिया का एक ही व्यू है कि भाई जैसे भी हो वहाँ पे अफगान गवर्नमेंट का रूल हो, ताकि वहाँ पे शांति बनी रहे और इंडिया की जो सिक्योरिटी है वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दूसरा सेम टॉपिक आया है, वो भी रिपीट टॉपिक है और जीएसटी के ऊपर है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस करके रखा हुआ है। हाल में क्या बताता है कि भाई इंडिया की जो कंडीशन है सेंटर की जीएसटी कलेक्शन में, तो उसमें फिजिकल डेफिसिट में क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट के चलते हुए सेंटर स्टेट को जो भी रेवेन्यू प्रोवाइड करवाना था, ठीक है, जो भी अमाउंट प्रोवाइड करवाना था स्टेट को, वो प्रोवाइड नहीं करवा सकता। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने देखी थी। जब पहले ही मैं ये आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जीएसटी से पहले इंडिया में वैल्यू एडिड टैक्स था, ठीक है, जिसमें कुछ टैक्स की पावर स्टेट के पास भी थी इंडिविजुअल, और कुछ सेंटर के पास थी, जिसमें स्टेट को अच्छा खासा प्रॉफिट या रेवेन्यू कलेक्शन हो जाता था, ठीक है, जिससे स्टेट का कार्य चलता रहता था। लेकिन जब जीएसटी लाया गया तो इन सभी टैक्स को मिला के एक सिंगल टैक्स बनाया गया, जिसमें कलेक्शन सेंटर के पास आता है और सेंटर वो स्टेट को टैक्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसमें सेंटर ने स्टेट को एक भरोसा दिलाया क्या, कि भैया जीएसटी आने से टैक्स में 14% की क्या होगा, ग्रोथ होगा, ठीक है। और यदि ना हो पाए, ठीक है, ना हो पाए, तो सेंटर स्टेट को जितना भी गैप रहेगा उतना क्या देगा, कंपेंसेशन देगा, ठीक है। ऐसा प्रावधान बनाया गया 2017 में। यानी क्या मैं कहना चाहता हूँ वो समझ लीजिए। मान लो किसी राज्य को जो ग्रोथ है वो 10% ही हुआ है, ठीक है, तो 14 में से 10 निकले तो 4% का डेफिसिट हुआ, तो वो सेंटर स्टेट को प्रोवाइड करेगा। कुछ स्टेट को फायदा भी हुआ है, लेकिन ज्यादातर स्टेट में डिग्रो ही देखने को मिला है। तो अभी प्रॉब्लम क्या आई है कि भाई जो पहले से इकोनॉमिकल क्राइसिस था, ठीक है, फिर कोरोना वायरस लॉकडाउन चला, तो और बिजनेसेस है वो ठप हो गए। तो सेंटर का जो जीएसटी कलेक्शन था वो पूरा डगमगा गया, ठीक है। इसके वजह से क्या हुआ कि भाई सेंटर के पास ही कम पैसा आने लगा, तो स्टेट को क्या दे। तो अभी स्टेट को रिक्वायरमेंट तो अभी है, क्योंकि इमरजेंसी अभी है। अभी तो सेंटर को स्टेट को एडिशनल बेनिफिट देना चाहिए, पैसा देना चाहिए, ताकि वो जो कोविड 19 की कंडीशन है उस उसमें अच्छे से परफॉर्म कर सके, ठीक है। लेकिन वो तो छोड़ो, जो ऑलरेडी उनको जीएसटी में देना है उसके देने के भी क्या है, वादे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि हम आपको स्पेशल विंडो के थ्रू आरबीआई से कम रेट पे क्या कर देंगे, हम आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे, जिससे क्या होगा कि भाई जो भी हमको आपको पैसा देना है, ठीक है, जो भी गैप है वो कम हो जाएगा। तो उसी में फिर भी 2.35 लाख करोड़ जितना गैप रहेगा, तो उसके लिए कंपेंसेशन सेस डाला जाएगा 2022 को, ठीक है। तो उसके बाद वहां से जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होके आएगा, तो ये बाकी जो कंपेंसेशन बचा है उसमें प्रोवाइड करवाया जाएगा। वो लगाएंगे किस पे, वो लगाएंगे लग्जरी गुड्स पे और सिन गुड्स पे, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने आपको दे के रखी है कि इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे कितना, 18 और 28%। जिससे क्या होगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन होगा सेंटर के पास, जो सेंटर स्टेट को प्रोवाइड करेगा। और बाकी अभी जो अच्छा परफॉर्म कर रही है वो है एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एंड ई कॉमर्स। लेकिन उनका भी इतना अच्छा नहीं है कि वहां से सेंटर को अच्छा सा कलेक्शन हो जाए। अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है कि सेंटर को ज्यादा कलेक्शन आए टैक्स के स्वरूप में, तो जो सेंटर को दे पाए। इसके अलावा भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे डिस्कस की थी कि भाई जो 14 फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि भाई सेंटर है, ठीक है, उसको स्टेट को 42% हिसाब से जो टैक्स देना था, ठीक है,
इतना देना चाहिए ताकि वो अपना कार्य अच्छे से कर सके। और दूसरा यहाँ पे जो 14% है, उसमें भी हमने एक इन्फॉर्मेशन आपसे डिस्कस की थी कि यहाँ पे ये 14% देना हर बार मुश्किल है, ठीक है। हर बार 14% देना मुश्किल है, तो इसका फिक्स 12% करना चाहिए, उसमें भी भाग करना होगा। जैसे 5 और 2 यानी 2% है वो लोकल गवर्नमेंट यानी म्युनिसिपल और पंचायती राज को देनी चाहिए ताकि वो अपने कार्य अच्छे से कर सके। जो फंडिंग है जीएसटी की उसकी बात कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी। और 5-5%, 5 सेंटर रखे और 5 स्टेट रखे, ताकि हर जो भी अपने 3 टायर गवर्नमेंट है, ठीक है, सभी अपना परफॉर्मेंस अच्छे से कर पाए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने देख रखी है। टॉपिक इसलिए फिर से चर्चा में आया है क्योंकि अभी जीएसटी में अच्छा कोई कलेक्शन हो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, और सेंटर की भी हालत खराब होती जा रही है। दूसरा अभी चर्चा में आया है जो एग्रीकल्चर बिल है, ठीक है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 बिल है, ठीक है, तीनों बिल की मैं डिस्कशन करता हूँ। पहले पेज पे फ्रंट न्यूज पे भी ये इन्फॉर्मेशन आई है, तो उसके साथ देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे बात हो रही है। जैसे आपने देखा होगा किसान जो है वो इसका काफी ज्यादा क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ठीक है। उसका भी कारण क्या है वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले समझ लीजिए यहाँ पे बात किसके बारे में की जा रही है। ऑल इंडिया किसान संघ कोऑर्डिनेट कमेटी है, ठीक है, उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। जो ये 3 बिल लाए गए हैं उनके बारे में, जो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, फिर फार्मर एम्पावर एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020 और एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020। तो तीनों बिल को अपने जो लोकसभा है, ठीक है, वहां से पास कर दिया गया है, और अभी इसका ही विरोध चल रहा है। विरोध क्यों चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन की बात मैं आपसे कर लेता हूँ डिटेल में, तो आपको समझने में आसानी हो। लेकिन ये समझने के लिए आपके पास थोड़ा जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो होनी चाहिए जो आप समझ सके। तो उसमें समझने के लिए आपको पहले समझना होगा एपीएमसी, ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी है वो क्या है, एमएसपी क्या है, ठीक है। ज्यादातर बच्चों को तो पता होगा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए मैं थोड़ी और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे के बात करता हूँ ताकि उनको समझने में आसानी हो। एमएसपी का फुल फॉर्म तो आपको सभी को पता होगा, मिनिमम सपोर्टेड प्राइस। इसका महत्व क्या है कि भाई मान लो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी एमएसपी डिसाइड कर दी जाए, ठीक है, मान लो कि कपास का देखे या दूसरा भी अभी कोई गेहूं या चावल का देखे, मान लो किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है, ठीक है, वो एमएसपी प्राइस है उसकी 1000 रुपीज, ठीक है, एमएसपी प्राइस है उसकी 1000 रुपीज। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हालांकि किसी की किसकी प्राइस 1000 है वो नहीं बता रहा हूँ, कॉमनली बात कर रहा हूँ कि मान लो एमएसपी 1000 रुपी है, ठीक है। कोई भी जो फार्मर है, किसान है, वो अपनी फसल देने लेके जाता है और एमएसपी 1000 है, तो एपीएमसी में जो भी उनसे कोई एजेंट या ब्रोकर उससे खरीदता है तो वो 1000 रुपए से ज्यादा में खरीदेगा, यानी 1050 में खरीदेगा या तो 1100 पे खरीदेगा, ठीक है। ये है एमएसपी, मिनिमम सपोर्टेड प्राइस, यानी अगर कोई भी किसान की जो फसल है वो इतने प्राइस में नहीं खरीदता है तो गवर्नमेंट खुद उसको 1000 के प्राइस पे परचेस करती है, ठीक है। तो ये है एमएसपी। अब दूसरी बात समझ लीजिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एपीएमसी क्या है, और बाद में बात करेंगे एपीएमसी एक्ट क्या है जिसमें काफी सारे राज्यों ने क्या किया है, चेंजेस किया है, वो समझ लेते हैं, ठीक है। सेवरल स्टेट हैव ऑलरेडी लिबरलाइज एपीएमसी मार्केटिंग, ठीक है, एपीएमसी एक्ट। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा हिस्ट्री पता होना चाहिए एपीएमसी से पहले। तो जब भारत देश आजाद हुआ, ठीक है, तब हमारे किसानों की हालत खराब थी क्योंकि ज्यादातर किसान थे उनके पास जमीन नहीं थी। दूसरा, जो भी किसान छोटे छोटे थे जो जमींदारी के यहाँ पे किसानी करते थे, ठीक है, वो अपना जो भी कोई है उनकी जमीन पे बुआई करते थे, ठीक है, पाक लेते थे और फिर अपने जो भी है कर्जा वो उनको पे करते थे, और जो बचता था वो अपने लिए खाते थे। तो इसमें क्या था, किसान कर्जे में था, तो कभी काफी बार क्या होता था, एक तो जमीन उसकी थी नहीं तो उसको कोई हाथ में खास कुछ आता नहीं था। दूसरी चीज, जिसके पास खेत भी थे और अच्छे से वो उसकी फसल भी होती थी, ठीक है, तो जो भी ये जमींदार होते थे जिनके पास इनको क्या देना होता था, इनको इंटरेस्ट देना पड़ता था, ठीक है, जो भी इनसे पैसा लिया था उसका इंटरेस्ट देना था या सूद देना था या ब्याज देना था जो भी। तो वो क्या करते थे, वो किसान अपना कुछ फायदा ले उससे पहले ही वो सारी जो फसल होगी, ठीक है, वो अपने मुंह के दाम पे उसको खरीद लेता था, ठीक है।
इससे क्या होता था, किसान की जो उसके ऊपर इंटरेस्ट है, ठीक है, उसका डेप्ट है, वो कम नहीं होता था। और मान लो कि जो बड़े किसान थे, ये तो छोटे किसानों की बात हो गई, बड़े किसान थे कि उनका भी डायरेक्ट वो मार्केट में सेल करने जाए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि बीच में एजेंट और बिचौलिए इतने थे कि किसान को अपना सही भाव नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो इन सब को रोकने के लिए क्या किया गया, एपीएमसी एक्ट लाया गया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी लाई गई, और क्या किया गया, मंडी बनाई गई, ठीक है। हर एक एरिया में ऐसी मंडियां बनाई गई, और उसमें क्या प्रावधान किए गए, तो उसमें एक तो पहला प्रावधान किया गया कि भाई जो भी किसान है, ठीक है, उसको अपनी जो पहली फसल है वो एपीएमसी मंडी में देनी है, एमएसपी भाव मिलेगा उस किसान को, ठीक है। यानी मान लो एपीएमसी में जो भी कोई आएगा, ठीक है, मान लो किसान अपनी कोई भी फसल लेके आती है, और कोई भी व्यक्ति है जिसको खरीदना है, वो कंपनी है या कोई भी एजेंट है या ब्रोकर है या बिचौलिया है, तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। वो लाइसेंस उसको कौन देगा, वो उसको देगी एपीएमसी कमेटी, ठीक है। तो जिसके पास लाइसेंस होगा वही किसानों का ये खरीद सकेगा, और उसको किसानों को एमएसपी के प्राइस तो देना ही होगा, ठीक है, या उससे ज्यादा देना होगा, लेकिन उससे कम नहीं चलेगा। तो इससे क्या हुआ कि भाई किसानों को अपना एमएसपी तो भाव मिलता ही था, अगर एजेंट वो सारी फसल नहीं खरीद पाता था, ठीक है, तो जितनी भी फसल बची वो गवर्नमेंट यानी एपीएमसी जो कमेटी है वो खुद एमएसपी भाव पे परचेस कर लेती थी। तो किसानों के लिए अच्छी चीज थी, ठीक है। ये कंडीशन थी कि जो जमींदारी सिस्टम थी वहां से लेके एग्रीकल्चर में एपीएमसी आई, वहां पे अच्छी जो कंडीशन थी वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन आगे जाते जाते इसमें भी प्रॉब्लम आने लगा। प्रॉब्लम क्या हो गया कि यहाँ पे लाइसेंस राज हो गया, यानी जिस बंदे को भी इसमें कोई भी किसानों की फसल खरीदनी है, वो कंपनी हो या इंसान हो, ठीक है, उसको एपीएमसी से लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइसेंस में भी थोड़े बहुत मनमानी होने लगी। दूसरा कि कभी कभी क्या होता है, तो मान लो कि यहाँ पे जो एजेंट रहेंगे, ठीक है, वो आपस में मिल जाते थे, वो क्या करते थे, और उसका डिस्कशन करता हूँ। मान लो दो एजेंट है, एक है ए और दूसरा है बी, उनको पता ही है कि यहाँ पे जो भी किसान कोई भी फसल लेके आएगा, ठीक है, ए बी आपस में मिल जाते और बोलते हैं भाई हमको एमएसपी भाव पे खरीदना नहीं है, ठीक है, जो भी कोई फसल लेके आएगा, ठीक है, वो हमको एमएसपी भाव पे खरीदना नहीं है। तो क्या होगा, ये लोग नहीं खरीदेंगे तो फिर एपीएमसी को तो एमएसपी पे खरीदना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट की भी लिमिट होती है, उससे ज्यादा वो खरीद नहीं सकती है। तो फिर क्या होता है, जो किसान है, ठीक है, उसको एमएसपी पे नीचे के भाव पे भी इस एजेंट को बेचना पड़ता है। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस करके रखा हुआ था, जब हमने डिस्कस किया था कि भाई 2020 में सबसे अच्छा कोई सेक्टर है वो एग्रीकल्चर है, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, बारिश अच्छी हुई है, तो क्रॉप अच्छी हुई है, तो किसानों के फायदा होना चाहिए। लेकिन इसका उल्टा हुआ कि जो हमने गेहूं और जो चावल है उसके कंडीशन में देखा था कि गवर्नमेंट ने 13% और 16% ही एमएसपी के भाव से खरीदा था, बाकी सारी फसलें जो दलाल है उनको किसानों ने एमएसपी से कम भाव में बेचा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हम डेली बेस पे डिस्कस कर चुके हैं, जो काफी स्टूडेंटों को पता ही है। और अभी आते हैं जो मुद्दा चल रहा है उस मुद्दे पे। मुद्दा क्या है वो समझ लीजिए कि अभी जो 3 बिल आए हैं, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो तीनों बिल के लिए क्या कहा जा रहा है कि भाई इससे किसान है ना, वो मंडी के बाहर भी बेच सकते हैं। जैसे पहले मैंने कंडीशन बताई एपीएमसी में कि किसान को पहली अपनी जो फसल है वो एपीएमसी के अंदर आके ही बेचनी है, ठीक है। अभी वो किसान एमएसपी के बाहर भी बेच सकता है। तो इसको क्या कहा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई ये ओपन मार्केट हो जाएगा किसानों के द्वारा, कि वो अपना जो पाक है, ठीक है, अपनी क्रॉप है, कहीं पे भी बेच सकता है, ठीक है। लेकिन किसानों का क्या कहना है, किसानों का कहना ये है कि भाई इससे क्या होगा, इससे किसानों का और खून चूसने वाला काम होगा, क्योंकि पहले मंडी के अंदर एमएसपी भाव तो मिलता था, ठीक है, मंडी के बाहर भी एमएसपी भाव मिलना भी मुश्किल है। दूसरी चीज, जो भी किसान एमएसपी में अपना कोई भी प्रोडक्ट बेचता था, ठीक है, तो वो लीगल रहता था, वहां पे टैक्स और जो भी कलेक्शन होता था वो करता था, तो वो किसान दिखा भी सकता है, ठीक है, उसका इनकम टैक्स यदि वो रिटर्न फाइलिंग करता है तो उसके लिए भी अच्छा है, तो वो दिखा सकता है। लेकिन इसके बाहर यानी एपीएमसी के बाहर वो किसी भी एजेंट या बिचौलिया या कंपनी या किसी को भी देखे, ठीक है, तो मोनोपोली क्रिएट करने वाला होगा। बाहर जो भी एजेंट जो भी प्राइस देगा उस प्राइस पे किसान को बेचना होगा, तो एक किसान के लिए और दुविधा पैदा करेगा, ठीक है। और इससे एपीएमसी का जो प्रॉब्लम है, यानी एपीएमसी जो मंडी है, ठीक है, वो पूरा क्या हो जाएगी, वो पूरा नाबूद हो जाएगी, ठीक है। हालांकि यहाँ पे बताया ये भी जा रहा है कि एपीएमसी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है,
लेकिन उसको आप मॉडिफाई करो, उसको आप वेरीफाई करो, उसको आप अच्छे से गवर्नेंस करो, ठीक है, रेगुलेट करो, हो सकता है। लेकिन आप ये जो बिल ला रहे हो, ठीक है, ये सारे बिलों की जरूरत अभी नहीं है, ठीक है, इससे किसानों को कोई फायदा होगा नहीं। और गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि भाई अपने जो किसान है, ठीक है, उसको मिसलीड कर किया जा रहा है, यानी उसके उनको मिसगाइड किया जा रहा है काफी सारे लोगों के द्वारा, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि इसके बारे में और एडिशनल इंफॉर्मेशन आएगी तो हम और इसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन देखेंगे बारी बारी से। दूसरी जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, वो है डेटा सिक्योरिटी के ऊपर, जो साइबर स्पेस सिक्योरिटी उसके ऊपर। तो अपने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल वो, और अपनी जो केरला पुलिस है वो, सोसाइटी ऑफ द पोलिसिंग एंड साइबर स्पेस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड रिसर्च एसोसिएशन को साथ में मिलकर साइबर सिक्योरिटी पे एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा कि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है सोशल मीडिया पे, ठीक है, वो बंद हो जाएगी, फेक न्यूज भी कंट्रोल की जा सकती है, और सोशल मीडिया पे जो कैंपिंग होते हैं, ठीक है, प्रोपोगेंडा फैलाने की, उसको भी कंट्रोल किया जाएगा। और इन फ्यूचर डेटा प्रोटेक्शन में भी यही सारी जो इकोसिस्टम है, साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम है, वही फॉलो करके हम अच्छा सा उसका रिजल्ट ले सकते हैं। फिर दूसरी जो इम्पोर्टेंस इंफॉर्मेशन है वो है आसपा के ऊपर, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको पता ही होगी। तो जो भी बच्चे ने आसपा एक्ट प्रिपेयर नहीं किया है वो एक बार देख लेना, प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इस पूरे साल आसपा पे काफी सारे हमने टॉपिक डिस्कस किए, ठीक है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इसके अंदर जो भी आर्मी पर्सन है, ठीक है, वो किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस की है। इसके अलावा जो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, इंडिया की तरह अमेरिका ने भी टिकटॉक और वी चैट पे बैन लगा दिया है। तो ये चाइना के लिए बुरी खबर है, ठीक है। दूसरा, जो चाइनीज हैकर है उन्होंने जो स्पेनिश वैक्सीन है, ठीक है, उसको क्या किया है, उसके लैब्स का जो डेटा है वो चोरी किया है, ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन आई है। अपने काम का नहीं है लेकिन न्यूज बेस ज्यादा है। दूसरा, अपने जो श्रीलंका में तमिल लोग हैं, ठीक है, उसके राइट्स के लिए जो राजपक्सा की जो सरकार थी, जिन्होंने वादे किए थे, ठीक है, जो श्रीलंकन तमिल नेशनल अलायंस है उसके साथ जुड़ने के लिए, तो वो अपने वायदे जो दिए है, ठीक है, और जैसे पॉलिटिशियन का काम ही रहता है इलेक्शन से पहले सबको प्रॉमिस करना, ठीक है, लेकिन वो अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, इसके बारे में बताया जा रहा है। इन्फॉर्मेटिव है, एक बार देख लेना। यदि आपको नहीं पता है कि भाई जो तमिल नेशनल अलायंस क्या है, ठीक है, एनटीटी क्या है, और राजपक्सा की सरकार के बारे में, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा, पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। श्रीलंका सरकार है, जो हमारे तमिल लोग हैं, जहाँ पे मूल जो श्रीलंका है वो संथालीस है, और हमारे जो तमिलनाडु के जो तमिल्स है वो वहाँ पे गए थे, अंग्रेजों ने वहाँ पे उनको ले गए थे, और वो माइनॉरिटी में है वहाँ पे। लेकिन उनके राइट्स के लिए, उनके इकोनॉमिकल प्रेजेंस के लिए, या इनके कोई पॉलिटिकल प्रेजेंस के लिए कोई ध्यान देता नहीं था। तो उनका जो अलायंस है, तमिल नेशनल अलायंस, उसका गठबंधन उन्होंने राजपक्सा सरकार के साथ किया था। तो इस बार राजपक्सा की सरकार है वो मेजोरिटी में आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा यही जा रहा है कि उन्होंने जो भी वायदे किए थे, ठीक है, जो भी अपने इकोनॉमिकल जो बैलेंस करने के लिए या राइट्स के लिए जो वादे किए थे वो निभाए तो अच्छा है। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, ठीक है। कुछ ना ना समझ में आया तो वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अपनी अटेंडेंस देना भूलिएगा नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।